इस कहानी की शुरुआत में हमें जय बहादुर को दिखाया जाता है, जो कि एक मैगजीन राइटर है। जय का ड्रीम होता है कि वो बड़ा जर्नलिस्ट बने, लेकिन उसके लिए बिना ग्रेजुएशन के जर्नलिज्म के लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। जय बहादुर अक्सर उन टॉपिक्स पर अपने आर्टिकल्स लिखता है जिनके ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन उसकी कहानियां कोई नहीं पढ़ता और उसे हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा होता है। यहाँ तक कि कुछ मैगजीन कंपनीज ने तो उसे लेटर भी भेजा होता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि उन्हें उसका काम पसंद नहीं आया। जय उनके इस तरह के रिस्पॉन्स से बहुत गुस्सा होता, क्योंकि वो दुनिया भर की खबरें तो छाप रहे थे, लेकिन उसकी एक भी नहीं। एक दिन जो अपने घर के बाहर पड़ी बर्फ को साफ कर रहा होता है, तभी पैर फिसलने की वजह से उसकी गर्दन में मोच आ जाती है। जय उसका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वो नोटिस करता है कि उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। वो दोनों अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो आदमी जय को अपना नाम सेमूर तोलबिन बताता है। जय को कुछ देर बाद एहसास होता है कि वो तो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है जिसे वो अपना आइडल मानता है। जय को उससे मिलकर बहुत खुशी होती है, लेकिन सेमूर को यकीन नहीं हो रहा होता कि आजकल के फेसबुक चलाने वाले बच्चे भी उसके फैन हो सकते हैं। वो जय से उसके करियर के बारे में पूछता है, जिस पर जय उसे बताता है कि फिलहाल वो मैगजीन्स के लिए छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखता है और उसका सपना है कि वो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बने। वो उसे बताता है कि उसे हार्वर्ड कॉलेज में उसकी डिग्री के लिए एडमिशन लेना है और फिर उसके बाद ही न्यूज़पेपर वाले उसे नौकरी पर रखेंगे। ये सुनकर सेमूर उसे कहता है कि जर्नलिज्म के लिए डिग्री की क्या जरूरत है, वो तो तुम वैसे भी कर सकते हो, बस उसके लिए उसे ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ जाने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जय उसकी इस आइडिया के बारे में अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता है और वो डिसाइड करता है कि वो सोमालिया जाएगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि वहाँ पर रिपोर्टिंग करके उसे कुछ नहीं मिलेगा और अगर उसे वहाँ कुछ करना ही है तो उसे वहाँ पर टेररिस्ट का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। लेकिन वो काम खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वो रिपोर्टर्स को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है ताकि वो जय को सोमालिया जाने से रोके, लेकिन जय कहता है कि वहाँ पर अब डेमोक्रेसी है और शायद वहाँ के हालात इतने बुरे नहीं होंगे जितने कि हमें टीवी न्यूज में दिखाए जाते हैं। पर उसका दोस्त फिर भी कहता है कि वहाँ के आम लोगों की जिंदगी के बारे में किसी को नहीं जानना, इससे बेहतर है कि वो सूडान जाए जहाँ उसे लिखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में सोमालिया के पायरेट्स के बारे में बताया जा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने कमर्शियल शिप को लूटकर वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया होता है। अब ये सब देखकर जय थोड़ा डर जाता है। एक दिन जय को किसी अननोन नंबर से फोन आता है। वो आदमी सोमालियन प्रेस से बात कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि जय उनके लोगों के बारे में बुक लिखना चाहता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि ऐसा करने वाला वो पहला फॉरेनर है। यहाँ पर जय बहादुर को पता चलता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि सोमालिया कंट्री के प्रेसिडेंट का बेटा था। जय को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो प्रेसिडेंट के बेटे से बात कर रहा है। एक प्रेसिडेंट का बेटा इतनी आसानी से उससे कैसे बात कर सकता है। अब ये सब वो सेमूर को बताता है, जिसके बाद वो उसे सोमालिया की लैंग्वेज सीखने के लिए कहता है, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली होती है। लेकिन जय के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि उसे अपने घर वालों से सोमालिया जाने के लिए परमिशन लेनी है। वो उनसे थोड़ा डरा हुआ होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो उसे रोकने के लिए फोर्स नहीं करते। इसके बाद जय बहादुर सोमालिया कंट्री के लिए निकल जाता है। उसे बस ये जानना होता है कि सच में वहाँ के लोग वैसे हैं जैसा कि उन्हें अमेरिकन मूवीज में दिखाया जाता है। जब वो सोमालिया कंट्री में पहुँचता है तो उसके पास एक सोमालियन आदमी आकर बैठ जाता है। जय कुछ देर के लिए वहाँ पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खिड़की के बाहर देखता है। तब उसे एक रिपोर्टर दिखाई देता है जिसे कुछ सोमालियन पायरेट्स गोली मार देते हैं। ये देखकर जय जोर जोर से चिल्लाता है और उसे अपने आसपास उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें सोमालियन पायरेट्स ने मारा था और उनके हाथों में उनकी मौत की खबरें होती हैं। पर जल्दी बहादुर को एहसास होता है कि ये सब एक बुरा सपना था। एयरपोर्ट के बाहर उसे अब्दी नाम का एक सोमालियन ट्रांसलेटर पिकअप करने आता है जिसे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। जय उसे बातें करते करते उसे अपने थंब से ओके कहता है, पर अब्दी उसे समझाता है कि यहाँ पर थंब ओके करना एक गलत इशारा है जिसके लिए ये तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं। अब्दी उसे पूछता है कि वो यहाँ किसके बारे में लिखना चाहता है। जब जय उसे बताता है कि वो यहाँ के समंदरी लुटेरों के बारे में लिखने आया है तो अब्दी उसे समझाता है कि वो खुद को समंदरी लुटेरे नहीं बोलते, वो खुद को कहते हैं समंदर के रखवाले और उनके पास बहुत सारा पैसा है। रास्ते में एक सोल्जर उसे जय के सिर पर हाथ मारकर उसे कार रुकवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ड्रग्स लेने थे। दरअसल ड्रग्स को सोमालिया में खाद कहते हैं और जय को पहली बार पता चलता है कि वहाँ पर ड्रग्स सब्जियों की तरह बिकता है। अब्दी उसे कहता है कि ये हमारी कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उनके नए प्रेसिडेंट जल्द इसका कोई हल निकालेंगे। वो सोल्जर जय को भी ड्रग्स लेने के लिए कहता है
जय पहले तो मना करता है और उसे मजबूरी में ड्रग्स लेने पड़ते हैं। इसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट की बेटी के पास जाते हैं जो शहर में एक न्यूज रूम चलाता है। उसकी सोच सोमालिया के लोगों से बहुत अलग होती है। उसका मानना होता है कि सोमालियन पायरेट सच में बुरे होते हैं जो उसकी कंट्री की इमेज को पूरी दुनिया के सामने खराब कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से कई कंट्रीज ने उनसे अपने कॉन्टेक्ट तक तोड़ दिए होते हैं। वो जैसे कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो पायरेट्स के लीडर जिसका नाम बोया है उससे एग्रीमेंट कर सके, लेकिन ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं है। सोमालिया के लोग उसे रॉबिनहुड समझते हैं जो गरीबों की मदद करता है और उन्हें खाना देता है, लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ हमें पता है। इसके बाद वो जय को अपने फादर यानी कि सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलवाता है। प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली पिछले 8 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, पर उसके लोगों ने उन्हें वापस अपनी कंट्री में लौटने की रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ के हालातों को सुधार सके। प्रेसिडेंट उसे पूछता है कि क्या यहाँ आते वक्त तुम्हें एक भी स्कूल दिखाई दिया? जय कहता है कि नहीं, उसने एक भी स्कूल नहीं देखा। वो कहता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहाँ के बच्चों के रोल मॉडल्स वो पायरेट्स हैं जो समंदर में जहाजों को लूटते हैं, ना कि कोई मेरे जैसा पढ़ा लिखा। वो जय से पूछता है कि उसने अपनी किताब का नाम क्या रखा है, लेकिन अभी तक जय ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। वो कहता है कि पायरेट्स ऑफ सोमालिया कैसा रहेगा, पर प्रेसिडेंट को वो नाम पसंद नहीं आता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने जय की सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम कर रखा होता है। उन्होंने उसके लिए इंटरनेट भी लगवाया होता है जो सोमालिया कंट्री में बहुत कम लोगों के पास होता है। जय का कमरा पूरी तरह से लॉक होता है, उसे खिड़की तक खोलने की परमिशन नहीं होती क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। रात को जय वहीं पर सोता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कमरे में बहुत अंधेरा होता है। हालांकि उसे खिड़की खोलने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी वो उसे खोलकर बाहर का नजारा देखने लगता है। जय जब वहाँ के लोगों को रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो बार बार उसे देख रही होती है। अब्दी उसे बताता है कि उसका नाम मरियम है और वो गराड की वाइफ है। गराड एक बहुत बड़ा समुद्री लुटेरा होता है और उसने बहुत सारी लड़कियों से शादी कर रखी है जो उसके लिए खाद बेचने का काम करती हैं। जय उस आदमी का इंटरव्यू लेना चाहता था और अब्दी उसे बताता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो उसे मिलने का ना सोचे। अब्दी उसे बताता है कि हमें बोया मिल गया है और आज हमें उसे मिलने जाना है। वो उसे जितने सवाल चाहे पूछ सकता है। इसके बाद वो दोनों बोया से मिलने जाते हैं। जय उसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई उसे गोली मार दे तो वो उसकी बॉडी को उसके मुल्क वापस पहुंचा दे, लेकिन अब्दी उसे कहता है कि तुम टेंशन मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जय बोया से बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे कि वो जहाजों को कैसे लूटते हैं, वो अपने लोगों को ये सब करने के लिए कैसे मनाते हैं और बहुत कुछ। लेकिन जय को उस इंटरव्यू से एक बात समझ में आती है कि वो मानने को तैयार नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। जय उसका इंटरव्यू ले ही रहा होता है कि तभी बोया वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि उसे जय से ड्रग चाहिए थे जो जय अपने साथ नहीं लाया होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इंटरव्यू के बदले उसे ड्रग देने पड़ेंगे। जय हर दिन अपनी किताब में कुछ न कुछ लिख रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी कंट्री में एवरिल नाम की एक लड़की से बात करके उसकी लिखी किताब के लिए एक पब्लिशर ढूंढ रही होती है जो उसकी लिखी बुक को छाप सके। एक दिन जय अपने बुक के ऊपर काम कर रहा होता है और तभी उसे मरियम दोबारा से दिखाई देती है। वो बिना किसी बातों के उसके पीछे चला जाता है। जय उससे गराड के बारे में पूछता है और तब उसे पता चलता है कि मरियम को इंग्लिश बोलना आता है जो उसने अमेरिकन मूवीज को देखकर सीखा होता है। जय उसे अमेरिकन फिल्मों के बारे में सवाल पूछने लगता है जिस पर मरियम उसे बताती है कि अमेरिकन जो सोमालियन लोगों पर फिल्में बनाते हैं वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें हमें बस एक लुटेरा ही दिखाया जाता है और कोई इस कंट्री के आम लोगों के बारे में बात नहीं करता। वो जय को ये भी बताती है कि यहाँ बस तुम्हारे बारे में ही बात होती है और उन्हें उम्मीद है कि तुम हमारे बारे में कुछ ऐसा लिखोगे जो उस कंट्री के लिए जरूरी है, ना कि वो जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है। जय उसे थोड़ा खाद खरीदता है जिसके बदले में उसे बोया से एक बार फिर से मिलने का मौका मिलता है और इस बार वो नशे की हालत में उसे सवाल पूछता ही रहता है और बोया के जवाब उसके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। इसी तरह से जय को सोमालिया में रहते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और उसने बहुत कुछ लिख लिया होता है। एक दिन उसे एवरिल का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसने उसकी किताब को बड़े बड़े पब्लिशर्स को दिखाया पर किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर वो उन पायरेट्स की वीडियो बनाकर उन्हें भेज देगा तो वो तुम्हें $1000 तक दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मदद की उम्मीद करना शायद बेवकूफी है। ये सुनकर जय को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो देर रात को अब्दी के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो कोई फेमस रिपोर्टर नहीं है और ना ही उसके पास किसी बुक का कॉन्ट्रैक्ट है। अब्दी उसे कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम पहले ऐसे फॉरेनर हो जो हमारी कंट्री आए और तुम अपनी जान को खतरे में डालकर हम लोगों के बारे में कुछ लिख रहे हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन जय उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन कितनी खराब है क्योंकि कोई भी उसकी बुक में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें कोई मसालेदार कहानी चाहिए जैसे कोई लूटपाट या किसी का मर्डर, क्योंकि कोई भी इस तरफ के आम लोगों की कहानी नहीं सुनना चाहता। अगर उसे कोई बुक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हो सकता है कि वो उस मुल्क से कभी बाहर ना निकल पाए। जय उसे कहता है कि उसे कुछ हॉस्टेजेस की वीडियो फुटेजेस चाहिए जिसे बेचकर वो थोड़े पैसे कमा सके।
क्योंकि वो घर से जो पैसे लेकर निकला था वो अब खत्म हो चुके हैं। वो अब्दी को आधे पैसे बांटने का लालच भी देता है। वो चाहता है कि दुनिया उसकी कंट्री को सिर्फ समंदरी लुटेरों की वजह से ना जाने, उन्हें पहचान चाहिए होती है ताकि वो सर उठाकर चल सके। अब्दी उसे समझाता है कि उन पायरेट्स के पास जाना अपनी जान को खतरे में डालना है, क्योंकि इसके बाद हम तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। पर वो उसे कहता है कि वो टेंशन ना करे, वो उसे गराड से मिलवाने वाला है, उसे ट्रांसलेटर की जरूरत है और वो थोड़ी देर के लिए उनकी मीटिंग अरेंज करवा सकता है। जय के पास शायद ये आखिरी मौका है कुछ बड़ा करने का, इसलिए वो मरियम से मिलने जाता है और उसे गराड के बारे में पूछने लगता है। लेकिन मरियम ने भी उसे कई महीनों से नहीं देखा। वो जय को बताती है कि कोशिश करना कि तुम उसके कपड़ों की तारीफ करो, क्योंकि उसे अपने पहनावे पर बहुत घमंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जय गराड का इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन उसके लिए ये इंटरव्यू शायद सबसे मुश्किल था, क्योंकि गराड के हर लफ्ज के बाद ऐसा लग रहा होता है कि वो जय को गोली मार देगा। पर किसी तरह जय उस इंटरव्यू को पूरा करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास 800 से भी ज्यादा हाईजैकर्स हैं जो उसके लिए लूटपाट का काम करते हैं। जय अपनी किताब को पूरा करने में जोरों शोरों से लगा होता है, लेकिन एक दिन अब्दी उसके पास आता है और उसे कहता है कि एक जर्मन शिप वहाँ से जाने वाला है। प्रेसिडेंट का उस शिप के पायलट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, इसलिए अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो ये सबसे अच्छा मौका है। जय को अब लिखने के लिए बहुत कुछ मिल गया होता है, इसीलिए वो अपने घर जाना चाहता है। अब्दी उसे कहता है कि प्रेसिडेंट के बेटे ने उसे $500 की डिमांड की है उसकी इतनी सिक्योरिटी और खातिरदारी के लिए। पर जय उसे बताता है कि अब उसके पास एक भी पैसा नहीं है, उसने सारे पैसे ड्रग्स लेने में खर्च कर दिए हैं। वो कहता है कि जैसे उसकी बुक पब्लिश हो जाएगी वो उसके पैसे भिजवा देगा। लेकिन अब्दी के लिए ये बात प्रेसिडेंट के बेटे को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी वो खुद को रिस्क में डालकर जय को वहाँ से निकालने के लिए तैयार होता है, इस उम्मीद में कि जय अपने मुल्क जाकर उनके लिए पैसे भेजेगा। इसके बाद वो दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। जय वहाँ कुछ सोमालियन लोगों से मिलता है जो उसे अपनी अपनी कहानियां बता रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि जय अपनी किताब में उनके बारे में लिखे। एक लेडी उसे सोमालिया के स्कूलों के बारे में बताती है जो बाढ़ में बह गए थे और फिर दोबारा कभी नहीं बनाए गए। लेकिन वो यहाँ जय से पूछते हैं कि उसने अपनी किताब का नाम क्या रखा है, पर अभी तक जय ने अपनी किताब का नाम नहीं सोचा। अगले दिन वो उन पायरेट्स के पास जाते हैं। वो अब्दी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो उसके गले भी लग रहे होते हैं, लेकिन वो जय को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। जय को पता होता है कि अगर उसने उन्हें रिकॉर्ड किया तो न्यूज वाले उसे $1000 देंगे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने आ जाता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ माहौल बहुत गर्म हो जाता है। उसके सिर पर लगभग 5 से 6 लोग बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो उसे शूट नहीं करते। वो पायरेट्स उन्हें अगली सुबह आने को कहते हैं, तो वो देखता है कि वो पायरेट्स उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो एक जासूस है। जय की बुक तो पूरी हो गई होती है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे पैसे चाहिए। एक दिन उसे उसके डैड का फोन आता है। वो बहुत घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उस वक्त 8 से 12 अप्रैल के बीच कुछ सोमालियन पायरेट्स ने अमेरिकन शिप को लूटने की कोशिश की थी और उस शिप के कैप्टन का नाम था रिचर्ड फिलिप्स। प्रेसिडेंट का बेटा जय से कहता है कि कैप्टन फिलिप्स और उनका सारा ग्रुप सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इसमें 3 पायरेट्स की मौत हो गई है और एक को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से मुल्क में बहुत अफरा तफरी है। वो उसे बताता है कि पायरेट्स ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उनके मुल्क में कोई भी फॉरेनर दिखाई दिया तो वो उसे मार देंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जय की जान अब खतरे में है। वो किसी भी हालत में जय को उसकी कंट्री सही सलामत भेजना चाहते हैं और जय के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी फैमिली वालों ने उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए होते हैं। जय कहता है कि अगर कैप्टन फिलिप्स वाली हाई चेकिंग के पीछे बोया का हाथ है तो वो एक आखिरी बार उसका इंटरव्यू लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए सड़कों पर घूमना खतरे से खाली नहीं होता। पर वो किसी तरह से बोया का तीसरा और आखिरी इंटरव्यू ले लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस हाई चेकिंग के पीछे उसका हाथ नहीं था। बोया कहता है कि वो एक बार मरियम से बात करे, उसे इसके बारे में जरूर पता होगा। जय वहाँ के बाजार में मरियम को ढूंढने निकल जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, पर जय वहाँ से भाग जाता है। वापस आकर उसे पता चलता है कि बोया को सोमालियन सरकार ने पकड़ लिया है, जबकि कुछ उसने किया भी नहीं था। जब वो कमरे में जाता है तो उसे वहाँ मरियम दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि इन सब के पीछे उसके हस्बैंड गराड का हाथ है। मरियम उसे कहती है कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब ये कंट्री उसके लिए सेफ नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जय उसे अपनी खिड़की से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। अगले दिन वो न्यूज में देखता है कि गराड ने अपने लोगों का बदला लेने के लिए कुछ अमेरिकन को मार दिया है और वो कहता है कि कैप्टन फिलिप्स वाली हाईजैकिंग के पीछे भी उसी का हाथ है। लेकिन दूसरी तरफ जय सही सलामत सोमालिया कंट्री से जा रहा होता है। वो उन लोगों को थैंक्स कहता है जिन्होंने उसकी किताब को पूरा करने में उसकी मदद की और उन्हें भी जिनकी वजह से आज वो जिंदा है। अब्दी उसे थंब दिखाकर ओके कहता है और यहाँ जय को पता चलता है कि सोमालिया में थंब दिखाना कोई गलत साइन नहीं है। अब्दी बस उसे मजाक कर रहा था। इसके बाद वो अपनी कंट्री के लिए रवाना हो जाता है और जब वो नेटवर्क एरिया में आता है तो वो देखता है कि उसे 200 से भी ज्यादा मैसेजेस रिसीव हुए थे, जिसमें से 165 मैसेजेस न्यूज चैनल्स की तरफ से थे जो उसके गराड वाले इंटरव्यू
को खरीदना चाहते थे और उसमें 8 मैसेजेस बुक पब्लिशर्स की तरफ से थे जो उसकी बुक को छापना चाहते थे। वो उसके लिए उसे मुंह मांगे पैसे देने वाले होते हैं क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोमालियन पायरेट्स के बीच में बहुत टेंशन थी। वो हर उस शिप को लूट लेते थे जिनके ऊपर अमेरिकन फ्लैग होता था। जब जे एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे एक CIA का एजेंट सोमालिया के बारे में पूछने लगता है क्योंकि अमेरिकन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और यही वजह थी कि वो जब भी समंदर में जाते थे तो पायरेट्स उन्हें लूट लेते थे। अब जय जब अपने घर वापस आता है तो उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है क्योंकि उसकी लिखी हुई बुक इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी थी। इसीलिए 2013 में उसे CIA के साथ बैठने का मौका मिला। दरअसल वो लोग उसे सोमालिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे क्योंकि उसके बाद वहाँ कोई अमेरिकन नहीं गया था जो उन्हें अंदर की बातें बता सके। जय उन सबको बताता है कि सोमालिया के लोग ये नहीं चाहते कि अमेरिकन को वो अपने सामने झुकाएं। वो बस ये चाहते हैं कि उन्हें भी एक पहचान मिले, हम सब उनके कल्चर को पहचाने, उनकी कंट्री सिर्फ समंदर के लुटेरों की वजह से नहीं जानी जाए। जय ये भी कहता है कि अगर वो उन पायरेट्स को छोड़कर सोमालिया के आम लोगों के बारे में लिखता तो शायद उसकी एक भी बुक ना बिकती क्योंकि लोग सोमालिया की तरफ अपना नजरिया नहीं बदलना चाहते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जनवरी 2013 में यूएस ने सोमालिया के साथ 20 साल के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस रीस्टेब्लिश किए। जय बहादुर सिर्फ 24 साल का था जब वो सोमालिया गया था और 2009 में उसके वापस आने के बाद ही एक रिपोर्टर को सोमालिया के पायरेट्स ने किडनैप कर लिया था, वो भी 1 साल और 4 महीने के लिए। 2013 के पीस एग्रीमेंट के बाद शायद ही कोई ऐसा रिपोर्टर होगा जो वहां पर गया हो। इसी के साथ इस मूवी इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।